क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 19 का पहला मैच, जी हाँ, नेपाल वर्सेस नामीबिया के बीच में ये मैच होना है और जिसके लिए अब बहुत 24 घंटे से भी कम का वक्त जो है अब वो बचता है और उसकी मैच प्रीव्यू डिस्कशन लेकर आपके सामने हाजिर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लोअर ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या फिर हम बात करें टॉप ऑर्डर हो, बॉलिंग कंपैरिजन हो, ये सारी कंपैरिजन्स कर आपके सामने हमने प्रेजेंट किए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 19 का जो प्लेलिस्ट है वो एक बार जाकर आप जरूर से चेक करिए ताकि उसको सुनने के बाद आप इस मैच प्रीव्यू को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने वो सब सुना है तो मैच प्रीव्यू आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल वर्सेस नामीबिया के बीच में ये मैच होने वाला है, कई सारी चीजें यहाँ पर बात करने को लेकर, प्लेइंग 11 की हम बात करें, टॉस अपडेट की बात करें या फिर दोनों टीमों में बहुत सारी चीजें बहुत वक्त बाद देखने को मिलेगी और क्या वो उस तरह से काम कर पाएगा। नामीबिया की जो कंसिस्टेंसी लगातार रह रही है पिछले कुछ मैचों से, लगातार वो बेहतर कर रहे हैं, क्या उसे नेपाल रोकने में कामयाब रहेगा। जो एक फ्रेश नजर आ रही है, नए कोच यहाँ पर आए हैं, संदीप काफी महीने बाद यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं और ये सब चीज देखने के बाद जो उनकी प्लेइंग 11 बनती है, होम उनका क्राउड होने वाला है, होम ग्राउंड होने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए क्या नेपाल एक कंसिस्टेंट नामीबियन टीम को यहाँ रोकने में कामयाब रहेगा या फिर नहीं, और नामीबिया इस तरह से इन कंडीशंस पे किस तरह से अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये सारे सवाल है जिसका जवाब इस मैच प्रीव्यू में आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले यहाँ मैं जानना चाहूंगा, अगर हम ओपनिंग की वीकनेस की यहाँ बात करें, ओपनिंग कंपैरिजन की बात करें, तो ओपनिंग में डेफिनेटली दोनों ही तरफ हमें तो एक जो है एक प्राइम वीकनेस जरूर नजर आती है। अगर हम देखें नामीबिया के ओपनर्स और यहाँ पर कुशल नेपाल के ओपनर्स, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम पहले स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी नामीबिया की बात करें, माफ कीजिएगा, जी हाँ, सॉरी, मुझे बार बार वो कुछ और मैच की याद आ रही है, नामीबिया वर्सेस, जी हाँ। तो अगर हम बात करें नामीबिया के ओपनर्स की तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा डाउट जरूर है। आप देखिए उनकी ओपनिंग कभी भी सॉर्ट आउट नहीं रही थ्रूआउट द ईयर। अगर हम देखेंगे ओपनिंग्स में उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं। अगर हम नामीबिया के ओपनर देखें, एक साइड से ज्यादा चेंज हुए हैं क्योंकि लिंजन तो लगातार है और अच्छा भी कर रहे हैं, दूसरे साइड से दिक्कत हो रही है जरूर, कभी कभी तो डिवान लाकॉक और लोहान लॉरेंस को भी उन्होंने चेक करके देखा। तो इस हिसाब से आप जहां पर सबसे बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम जो नामीबिया की नजर आती है वो यही है कि ओपनिंग में वो सेटल अभी तक नहीं हुए और अभी भी हमें नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली कल को क्या ओपनिंग उतरने वाली है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में खुद ये सेटअप नहीं है। नामीबिया नीचे से अगर हम बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में सारी तैयारियां मौजूद है, सेटअप है, बिल्कुल सेटअप है, लेकिन अगर आप बात करेंगे ओपनिंग की तो यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है। नामीबिया के खुद का भी, कप्तान भी, कोच भी, सब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई आखिर किसे भेजे। कोई भी आता है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, लेकिन जहां तक उम्मीद है हम जरूर बताएंगे आपको कि कौन ओपनिंग उतर सकते हैं, लेकिन अभी भी नामीबिया का सबसे वीक पॉइंट जो नजर आता है वो ओपनिंग ही है। जी हाँ, टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको बताएं, माइकल वैन लेंजन जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं नामीबिया के लिए काफी वक्त से। उसके बाद उन्होंने उनके साथ डिवान लॉकॉक को भी ट्राई किया, फिर लोहान लॉरेंस को भी ट्राई किया गया और उसके बाद आपको बताएं तो जेन ग्रीन को भी ट्राई किया गया। लास्ट राउंड में मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड वगैरह के लास्ट राउंड में जेन ग्रीन भी ओपनिंग कर चुके हैं जो चौथे पांचवें राउंड आते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर वो एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक उन्हें मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हें डिवान लॉकॉक को और ज्यादा मौके देने चाहिए, वो एक स्टेबिलिटी वहां पर ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस टूर की बात करें तो इस टूर में वो है नहीं, तो खैर यहाँ बात होगा। अब अगर नेपाल की अगर हम बात करें, एंड एक तरफ आसिफ जो है वो एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रहे हैं। पिछले लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें तो 30+ का उनका एवरेज है। जी हाँ, 4 बार उन्होंने 30+ क्रॉस किया है और 31 के 32 के आसपास का उनका एवरेज है लास्ट 10 मैचेस में एज अ ओपनर। तो एक तरफ तो वहां पर स्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन कुशल की अगर बात करें उन्हें यहाँ पर स्टेप अप करना होगा क्योंकि मेरे ख्याल से उनका 11-12 का ही एवरेज है लास्ट 10 मैचेस में। वो बात और है कि काफी लंबे वक्त बाद कुशल और आसिफ फाइनली हमें कल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से कुशल को अब स्टेप अप करना होगा यार। अब तो करना ही होगा। अब देखिए, अगर अब वापस से उन्हें ट्राई किया जा रहा है, फिर से उन्हें ओपनिंग का मौका मिलेगा तो जरूर अपने पोजीशन पर आप आ रहे हैं तो उस पोजीशन को जरा खुलकर खेलिए, अच्छे स्कोर करिए, जरूरत है। और टीम को हर समय रन्स की जरूरत होती है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं करेगा, टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करेगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पर पड़ेगा, जो कि हम पिछले काफी मैचों से नेपाल के हम देखे जाए। बिल्कुल, और कुशल के लिए एक छोटी सी जरूर टिप रहेगी डेलीगेट की तरफ से, और मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे कि आप जो है छोटे माइलस्टोन्स अपने सामने रखें।
छोटे माइलस्टोन रखें। यानी सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि मुझे 30 पार करना है, मुझे 30 का कंट्रीब्यूशन देना है। अगर आप पहले से सोचेंगे मुझे तेज तदार खेलकर 70, 80, 100 के बारे में सोचना है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी और आप गलत शॉट खेल देंगे। क्योंकि यार ये सबसे बड़ी दिक्कत रही है नेपाल की। अगर हम बात करें कि वो बाहर जाती हुई गेंदों को, आसिफ भी कभी कभी वो अपना पेशेंस कभी कभी खो देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एवरेज मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कुशल जो है 10 में से 9 बार बाहर जाती हुई बॉल को छेड़कर अपना अच्छा खासा विकेट जो है कभी स्टार्ट मिल जाता है, उसे भी वो गंवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोहराई नहीं है और वो दिखा है, हमें कई बार देखा भी है। स्कॉटलैंड के दौरे में जो लास्ट बार गए थे, जब वहां पर नेपाल खेलने गई स्कॉटलैंड, तो वहां भी हमने देखा कितनी ज्यादा, यहाँ तक क्या है नेपाल T20 लीग में भी देखा, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां भी बाहर जाती हुई बॉल को टच किया। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। लैग बहुत ज्यादा है, एक अगर आप छोड़ेंगे, थोड़ा लीव करेंगे तो आप ही को फायदा होगा। आप थोड़ा, आपने जैसा कहा, टारगेट सेट करने को, माइलस्टोन, छोटे छोटे माइलस्टोन अगर आप सेट करके रखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 10 ओवर शुरू के पावर प्ले की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप 30 रन भी सोच के चले कि पावर प्ले खत्म होने तक मुझे 30 रन कम से कम खुद का इंडिविजुअल स्कोर पहुंचना है, तो ये काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां पे आप लो रिस्क पे भी 30 तक पहुंच सकते हैं। अब यार टॉस अपडेट की यहाँ बात कर लेते हैं। टॉस जीतकर क्या करना बेटर रहेगा? आपको लगता है सुबह का वक्त है, 9 बजे का वक्त है, और जिस तरीके से हमने पहले ही कहा आपको कि ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने हमारे वो सब वीडियोस देखे होंगे। कल हमने बताया था कि ट्यू ग्राउंड पे किस किस तरह से ओडीआई क्रिकेट में अब तक ट्यू ग्राउंड ने बिहेव किया है, एंड टॉस जीतकर क्या बेटर रहेगा आपके हिसाब से? जरूर, अगर आप टॉस जीतते हैं तो प्लीज बैटिंग के लिए आप अपने आप को इनवाइट करिए, पहले बैटिंग लीजिए तो बेहतर होगा। क्योंकि हमने जैसा बताया था, जिन्होंने सुना होगा हमारा वीडियो कि ट्यू ग्राउंड के बारे में, तो वहां पर हमने बताया है कि पहले बैटिंग करते हुए काफी अच्छा रिकॉर्ड है बजाय दूसरे बैटिंग करते हुए। जरूर फर्क आपको लगेगा कि यार इतना फर्क कहाँ था, जिन्होंने सुना है या उनको लगेगा कि शायद एक या 100-200 रन का, 300-400 रन का ही तो फर्क है, क्या बोल रहे हो भाई, क्रिकेट है, 1 रन का फर्क भी हुआ ना बहुत असर करता है। बिल्कुल, अगर हारेगी टीम तो किस वजह से हारेगी, वो सोचेंगे अरे यार काश हम पहले बैटिंग कर लेते तो शायद हम नहीं हारते। 1 रन से भी हार जीत का होता है, तो यहाँ तो 300-400 रन का फासला हो जाता है पहले बैटिंग करते हुए और दूसरे बैटिंग करते हुए। टॉस जीतिए और बल्लेबाजी के लिए उतरिए। बिल्कुल, फ्रेश पिच का इस्तेमाल कीजिए और वहां पर आप रन से अच्छे टारगेट लगाइए और डेफिनेटली आप देखिएगा चेस करते हैं। और हम देखा भी यूएई और नेपाल वाली ओडीआई की बैटल सीरीज रही, वहां के चेस करना कितना मुश्किल हो गया था। शुरू के 2 मैचेस में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है चेस करने वाली टीम को, तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉस जीतकर पहले आप बैटिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेशर में ना आए कि चेस में ज्यादा और प्रेशर अपने ऊपर हावी होने दें। उसके बाद यहाँ पर आयान, अगर अगले हम यहाँ पर सिचुएशन की बात करें तो अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या लगता है ग्राउंड में एवरेज स्कोर क्या बेटर रहेगा कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो किस स्कोर तक वो पहुंचे, खास करके ओपोनेंट दोनों को देखते हुए? जरूर, अगर लगता तो है कि देखिए अगर आप यहाँ पर 190 और 240 ये जो बीच में, ये बिल्कुल सही कहा आपने, इसके बीच में अगर आप लगा पाए तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने 170, 160, 180 का भी लगाया हुआ है तो सॉरी, आप कॉन्टेस्ट में इतना है नहीं। सामने वाली टीम कुछ ज्यादा ही बेकार खेलेगी तभी आप कॉन्टेस्ट में आ सकते हैं। लेकिन 190 टू 240 के बीच में अगर आप हैं, और अगर 240 से ऊपर बना दिए तो आप बहुत ही ज्यादा ड्राइविंग सीट बहुत सारा ड्राइविंग सीट पे है, आपको आप आगे हैं। लेकिन जो यहाँ पर एवरेज स्कोर है वो यही कहता है 190 टू 240 आप लगाइए तो आप मैच पे बिल्कुल 50 टू 50 बने हुए हैं। बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल जो है वो यूएई नेपाल की जब ये रिसेंट सीरीज हुई थी, क्योंकि आप रिसेंट चीजों को उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ बात करें आयन अगर हेड टू हेड की, उसके बाद चलेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या यहाँ पर अगर नेपाल की बात करें, उन्हें बैटिंग डेप्थ के साथ जाना चाहिए या अपनी बॉलिंग को और मजबूत करनी चाहिए? प्लेइंग 11 की बात भी आगे जरूर करेंगे। नाइमिया के लिए भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिस्कशन जो है वो लगातार जारी रहेगी। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर की, तो हेड टू हेड में अगर हम देखें ओडीआई में फिलहाल तो 4 मैचेस अभी तक ओडीआई में खेले हैं दोनों टीमों ने। 3 में यहाँ पे नाइमिया को जीत मिली है और 1 जो है नॉट रिजल्ट रहा था अभी रिसेंटली, क्योंकि रिसेंट मैचेस की ज्यादा डिस्कशन ज्यादा जरूरी होती है। बहुत पहले बहुत पुराने पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो बहुत पुरानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उस टीम से अब यहाँ नहीं है, ना नाइमिया में है ना नेपाल में है। रिसेंट फॉर्म जो है, रिसेंट कंडीशंस, रिसेंट रूल्स और रिसेंट प्लेइंग 11 और स्क्वाड्स के साथ साथ जो जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। क्योंकि 2000 अगर हम पुराने टाइमों की बात करें तो तब से लेकर आज तक हर एक साल में क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा बदला है, और क्रिकेट का जो रूप है, क्रिकेट खेलने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। तो रिसेंटली में एंड हेड टू हेड में नाइमिया आगे जरूर है। क्या लगता है आपको होम ग्राउंड में नेपाल यहाँ पर जरूर कोशिश करना चाहेगा कि इसे टैली को बढ़ाकर 1 किया जाए पहले मैच में? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तक जीत की तलाश
है नेपाल को। जी हाँ। अभी तक जीते नहीं है, जीत की तलाश है और उम्मीद यही होगी कि आप आ रहे हैं, हमारा होम ग्राउंड है, हम यहाँ पर फ़ायदा उठाएं, यहाँ का बेनिफिट उठाएं और पहला मैच जीतने के लिए अपने आप को पूरा जोर लगाएं। बिल्कुल सही, पहला मैच कम से कम एक खाता तो खुले, अभी तक तो वो भी नहीं खुला है। जी हाँ, खैर ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ चलते हैं बॉलिंग कंपैरिजन की तरफ, फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 की भी। बॉलिंग कंपैरिजन में आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? बॉलिंग डिपार्टमेंट नेपाल का भी आपके सामने है, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि कौन कौन से प्लेइंग 11 कौन कौन से बॉलर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नाइविया के लिए भी कौन कौन से बॉलर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, उसके बाद बॉलिंग कंपैरिजन की तरफ भी चलेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं एंड कि क्या आपको लगता है कि नेपाल को अपनी बॉलर्स ज्यादा भरकर वहां मजबूत करना चाहिए या आपको लगता है कि उन्हें बैटिंग डेप्थ लेकर जाना चाहिए? क्या आपको लगता है, क्या रीजन होगा? नहीं, जरूर देखिए, सबसे पहले तो नेपाल की अगर हम बात करें यहाँ, तो बैटिंग डेप्थ के साथ ही उतरना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप बैटिंग डेप्थ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है नेपाल की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप स्कोर्स को बढ़ाइए, स्कोर्स को टांगने की जरूरत है। आप जितना आप अपनी तरफ से, अब मान के चलिए आपने बना दिया 190 फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपने बना दिया, आपने सामने वाली टीम को भी ऑल आउट कर दिया 160 150, तो ये क्या है, पहले से आपको पता नहीं है, अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आपको कल का नहीं मालूम है कि अच्छा हम 190 बनाकर हम जीत जाएंगे क्या मैच, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आपके हाथ में है कि हाँ हम स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और वो कैसे खड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेपाल का टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, बहुत स्ट्रगल करता है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो इस बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने की जरूरत है और प्लेयर है आपके पास जो बैटिंग भी कर सकते हैं और कुछ ओवर बॉलिंग वगैरह भी करा सकते हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल भी है। अगर आपको बताएं कि क्यों बैटिंग डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है, तो वो ये हो जाता है कि लोअर ऑर्डर में नामीबिया और स्कॉटलैंड के मुकाबले बहुत कम रन नेपाल के लोअर ऑर्डर ने बनाए हैं अपने आखिरी 10 मैचेस में। आखिरी 10 मैचेस की बात करें तो सिर्फ 334 रन नेपाल के लोअर ऑर्डर ने अब तक जोड़े हैं ओडीआईज में, जो कि नामीबिया ने 450 प्लस और स्कॉटलैंड के लोअर ऑर्डर ने 550 प्लस करीब बनाए हैं। तो डेफिनेटली आप जितने ज्यादा डेप्थ के साथ जाए बेटर होगा, जितने ज्यादा प्लेयर्स आपकी टीम में रहे जो बैटिंग भी कर सके, कुछ रन भी निकाल सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। एंड नामीबिया के लिए अगर हम बात करें, उनके लोअर ऑर्डर में नीचे तक काफी ज्यादा डेप्थ है, उनकी बैटिंग को कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? जरूर, नामीबिया कुछ नहीं करेगा, नामीबिया सेम एज वैसे ही उतरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं के साथ उतरते हैं और जो उनके बॉलर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं, जो कि हमें देखने को मिला है। तो वो ऐसे कुछ नहीं है जो ऐसे उतरेंगे। अभी हम आपको जरूर बताएंगे प्लेइंग 11, वो सेम मैच देखिएगा, उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो यहाँ आना, चलिए सीधे बात करते हैं प्लेइंग 11 की यहाँ पर। और सबसे पहले नामीबिया की प्लेइंग 11 एंड क्या लग रहा है आपको, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप प्लेइंग 11 में कर रहे हैं? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा ओपनर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका प्लेइंग 11 बताएं। जरूर, ओपनर्स की बात करें तो माइकल वेन लिंजन और लोहान लॉरेंस, ये हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। डेली क्रिकेट के हिसाब से जो लगता है मोस्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो यही है कि ये दोनों हमें ओपनिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें रैंडमली, ये कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, गेरार्ड इरास्मस, लॉफ्टी डॉन, जैन ग्रीन, पिकिया फ्रांस, टम्पलमैन, यान फ्राइलिंग, जी हाँ, बर्नार्ड स्कॉल्स, लुंगा मनी एंड ब्रिकनस्टो, जी हाँ, और जो अभी डेब्यूटेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर बाहर रहना होगा पहले मैच में, सॉरी, लेकिन डेब्यूटेंट्स को पहले मैच में मौका नहीं मिलने वाला। जी हाँ, ऐसी उम्मीद तो फिलहाल नजर आ रही है और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पहले आपको एक टफ कंपटीशन है वहाँ पर करना होगा और अभी भी खुद को बनाए रखना होगा अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड में। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें नेपाल के यहाँ, तो उसके बाद बॉलिंग डिस्कशन की तरफ भी चलेंगे। नेपाल की अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो जिसने कहा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट फिलहाल नजर आ रही है पहले मैच की अगर हम बात करें, और जिसने कहा कि यहाँ पर मेक श्योर करना चाहिए कि आप बैटिंग डेप्थ के साथ जाए ज्यादा से ज्यादा। ये बार बार रिपीट कहेगा कि लोअर ऑर्डर में जरूरी है कि जितना ज्यादा नीचे तक आपके प्लेयर्स रन जोड़ सके वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ साथ में बॉलिंग के। कुशल आसिफ यहाँ पर ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल एज अ कैप्टन, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, गुलशन जहा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामीचाने, और यहाँ पर बैटिंग में ऊपर की तरफ हम बात करें संदीप जोरा या भीम शार्की, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर कहीं ना कहीं पिक किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप हमने पहले ही कहा कि अगर आप बैटिंग को यहाँ बढ़ाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप बैटिंग डेप्थ को अपने साथ लेकर जाए। और इसी वजह से हमने यहाँ पर कुशल मल्ला की भी एंट्री ली, क्योंकि जब आपने उन्हें सरप्राइजिंगली स्क्वाड में लिया है तो इस्तेमाल उनको सीधा का सीधा मैच 1 से ही आप करें तो बेहतर होगा। एंड बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते हैं और साथ साथ में एक हायर स्ट्राइकर भी है। वो बात और है कि ओडीआई में उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है अगर हम रिसेंटली बात करें उनके डेब्यू के बाद से, लेकिन एक अच्छा मौका उनके पास है और एक वो बैटिंग डेप्थ दे देंगे। जरूर देंगे और करने की जरूरत है, बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने की जरूरत है विद बॉलिंग। ऐसे बैटिंग डेप्थ को बढ़ाइए जिनको थोड़ा बहुत हैंडी बॉलिंग भी आती हो तो ही काम आ सकते हैं। अगर सिर्फ बैटिंग डेप्थ बढ़ाने लग गए आप तो फिर किसी काम का नहीं है, तो फिर आप ही को बैकफायर करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पार्टनरशिप
सामने वाली टीम की बन रही है तो उसको ब्रेक करना हो, थोड़ा सा अपने बॉलर्स को फ्रेश करने के लिए थोड़ा टाइम देना हो, तो आप इन एक्स्ट्रा बॉलर्स को जो कि बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं उनको ला सकते हैं, उनको वहाँ पर मौका दे सकते हैं। तो बैटिंग डेप्थ को बढ़ाना नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा मस्ट। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होगा कि आप बैटिंग डेप्थ के साथ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप देखिए आसिफ कुशल, ज्ञानेंद्र रोहित, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, गुलशन जाट, सोमपाल कामी, करण केसी और संदीप या भीम में से कोई एक और संदीप लामिछाने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 जने ऐसे हैं जिन्होंने बैटिंग कंट्रीब्यूशन पहले करके दिखाया है। कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन करके फिर भी दिखाया है, तो डेफिनेटली इसीलिए बैटिंग डेप्थ के साथ जाएगा। यहाँ तक कि कभी कभार संदीप लामिछाने कुछ आध रन जोड़ देते हैं, लेकिन ये 10 जो है ये प्राइम है, लगातार टीम के लिए स्कोर करने की इनका दमखम रहता है। तो बैटिंग डेप्थ के साथ अगर आप जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड अब सीधे सीधे चलते हैं बॉलिंग कंपेरिजन, बॉलिंग का डिपार्टमेंट से बात करना चाहूंगा। बॉलिंग आपके सामने है, प्लेइंग 11 जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 उसके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है दोनों टीमों की बॉलिंग को देखते हुए? सबसे पहले नेपाल की अगर मैं बात करूं, संदीप लामिछाने जो है लगभग 6 महीने से कोई भी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेला है, किसी भी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेला है। आखिरी मैच उन्होंने केन्या के खिलाफ खेला था जो T20 आई था, उसके बाद किसी भी लेवल पे CPL में भी वो गए, पहला मैच था लेकिन वो उसमें नहीं थे, उसके बाद वो वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेवल में हो, चाहे डोमेस्टिक में हो, लीग में हो, वो नहीं खेले हैं 6 महीने से। क्या इसकी कमी जो है कहीं उनकी लाइन लेंथ के साथ देखने को मिल सकती है? लाइन लेंथ में कहीं कमी आ सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं कि TU में वो काफी अच्छा टैकल इस चीज को कर ले? नहीं, जरूर, ये तो TU है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस चीज को टैकल कर ले, लेकिन जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है तो दिक्कत जरूर आएगी, लाइन में दिक्कत जरूर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, सही लाइन को पकड़ने में, लेंथ को पकड़ने में डालेंगे आपको रहेगा 3-4 बॉल अच्छी डाल रहे हैं, फिर वो एक आध लगातार कुछ गलतियां कर रहे हैं, एरर्स कर रहे हैं, तो एरर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, शायद थोड़े वाइड देखने को मिल सकते हैं, लेग साइड में ज्यादा बॉलें देखने को मिल सकती हैं जरूर। और वो भी ऐसा नहीं कि चारों मैचों की हम बात कर रहे हैं, पहले मैच, बिल्कुल सिर्फ पहले मैच की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा, तो हमें पहले मैच में ये चीजें थोड़ा देखने को मिल सकती हैं कि शायद थोड़ा सा हमें लाइन और लेंथ में दिक्कत मिले और उसको लेकर यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल में नजर आएंगे। लेकिन अगर उससे उन्होंने कॉप अप कर लिया, पकड़ लिया उन्होंने ठीक से, तो जरूर है इससे वो पार पा जाएंगे और सामने वाली टीम पर चढ़ाव कर सकते। बिल्कुल। अब यार नाइमिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखो, आपको क्या नजर आता है? वहां पर स्पिन और पेसर्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या किन पे ज्यादा दारोमदार रहने वाला है बर्निंग स्कॉट्स के अलावा? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर सीधी बात है, अगर आपने नाइमियन बॉलर्स पर ज्यादा आप डॉट्स खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर ये बैकफायर करेगा नेपाल के लिए। बहुत ज्यादा लेफ्टी बॉलर्स उनके पास है, आप ट्रम्पलमैन, यान फ्राइलिंग को देखेंगे, लुंगामनी को देखेंगे, ये सब लेफ्ट आर्म बॉलर्स। लेफ्ट आर्मर से बचना होगा नेपाल के। बिल्कुल सही, और आपको आदत नहीं है इतने लेफ्ट आर्मर्स खेलने, क्योंकि आपकी टीम में नेट में कोई लेफ्ट आर्मर है ही नहीं, और है भी तो आप खिलाते नहीं। बिल्कुल सही कहा, तो इससे स्ट्रगल जरूर होगा। इससे आपको लगेगा कि यार विकेट तो गिर ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से स्ट्रगल हो रहा है? विकेट नहीं गिर रहा है पर डॉट बॉल्स का परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ देखेगा, और इससे स्कोर कम होने पे ज्यादा दबाव बढ़ेगा कि अरे यार स्कोर फिर कम रह गया, फिर हम कुछ नहीं कर पाए, और फिर से वो आ जाएगा अरे बॉलर्स प्लीज बचा लेना। बस, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्लाइटली एज नाइमिया के बॉलर्स को जाएगा, क्योंकि नेपाल के बैट्समैन को आदत नहीं है एक लेफ्टी पेसर्स वगैरह को खेलने की, ज्यादा खेलने की आदत नहीं है, और डॉट बॉल्स का जो परसेंटेज है वो हमें बढ़ता हुआ दिखेगा नेपाल की बैटिंग। बिल्कुल, तो ये चीज से कॉप अप करना बहुत जरूरी होगा कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ नेपाल के जो बैट्समैन है वो डॉट बॉल से बचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं यही चीज में रिवर्स में पूछना चाहूंगा आपसे, सोमपाल, करण, संदीप, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर गुलशन है, दीपेंद्र सिंह ऐरी है। दीपेंद्र सिंह ऐरी डेफिनेटली यहाँ पर बॉलिंग में अगर हम देखें उनसे लगातार ओवर कराए जाते हैं, तो ये 4 बॉलर्स को अगर हम देखें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, खास करके होम कंडीशंस में नाइमिया के बैट्समैन के खिलाफ, एक्सक्लूड गिराड रासमस। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर दिक्कतें तो पैदा जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे यहाँ पर अपने पिच को जानते हैं, पिच से वाकिफ है कि कहाँ टप्पा डालने से कहाँ बॉल ज्यादा मूव करेगी, कहाँ अंदर जाएगी, तो ये सब मालूम है इन्हें। और हमने देखा UAE के खिलाफ जैसा बॉलिंग मैच हुआ, उसके बाद तो खैर संदीप भी इतनी अच्छी बॉलिंग कराए, देख लीजिए आप, और अब देखना होगा कि संदीप को थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है कि वो मैच में कैसा कर रहे हैं, लेकिन जब भी आएंगे जरूर टॉप नॉच परफॉर्म करेंगे, और जो अदर बैट्समैन से नाइमिया के जरूर स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल है। लास्ट एक और सवाल आपसे, उसके बाद मैच प्रीव्यू को हम कंप्लीट करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की मैं बात करूं, हम कर चुके हैं ऑलरेडी मिडिल कंपैरिजन, लेकिन मैं 1 मिनट को आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह ऐरी, ये 3, उसके बाद गिराड इरास्मस, और मैं कहूँ लॉफ्टी इटॉन, और बीच में यहाँ पर ज़ेन ग्रीन की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है इन नेपाल के सबसे पहले सबसे एक प्लेयर आपको पिक करना हो कि जिनको अपना क्रिकेट हर हाल में लोअर ऑर्डर बैट्समैन तक खींच कर लेकर जाना ही जाना होगा, तो वो कौन होगा इन तीनों में से? जरूर रोहित पुड़ैल वो विकेट, बिल्कुल सही है, मेरे भी ये राय थी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्ञानेंद्र मल्ला वो नहीं बनते कि वो लास्ट तक जाएं, और क्योंकि वो
परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, स्ट्राइक रेट को ज़्यादा बढ़ाकर तो नहीं खेला जाता, खेलते नहीं है। अगर वो खेल सकते हैं तो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें देखने को नहीं मिला है ज़्यादा। अगर हम बात करें रोहित पटेल, वो ज़रूर प्लेयर होंगे जिनको अपना विकेट बचा के रखना होगा, क्रूशियल, क्योंकि वो क्लोज रन लेने में भी कामयाब रहते हैं। और जब आप क्लोज रन लेंगे और फील्डिंग को आप खुलवा देंगे ना एक बार, तो आपके लिए रन निकलना आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो वो ज्ञानेंद्र मल्ला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा करना क्लोज को। अगर वो रन लेना चाहेंगे तो सीधा रन आउट होने के। जी हाँ, और ऐसा एक एग्जांपल हमने देखा भी था अभी यूएई की सीरीज में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रोहित पटेल को करने की जरूरत है, क्योंकि लोअर ऑर्डर के साथ अगर कोई एक ऊपर का बैट्समैन और अगर ओपनर में से कोई एक आ जाए तो खैर वो बड़ी तो बहुत ही बड़ा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। लेकिन रोहित पटेल वो नाम जरूर होते हैं। एंड नाइम की तरफ से ऑब्वियसली गेराल्ड रासमस कोई धराए नहीं है, वो बहुत बड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई टीम रोक पाएगी। कुछ प्लेयर होते हैं ऐसे इंटरनेशनल में कि उनको कोई ग्राउंड फ्राउंड का असर नहीं करता। सामने वाली टीम को लगता है कि हाँ हम रोक देंगे, हम कर पाएंगे, लेकिन सॉरी कुछ प्लेयर ऊपर वाले की तरफ से ऐसे बने हुए आते हैं जो नहीं रोक पाते कोई। जी हाँ, तो खैर देखने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो गेराल्ड रासमस को यहाँ से लोअर ऑर्डर तक कहीं ना कहीं जाना होगा, जो कि वो बहुत बार जा चुके हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रोहित पटेल को इस तरफ से डेफिनेटली नीचे तक जाना होगा ताकि वो लोअर ऑर्डर के साथ एक बेहतर स्कोर अपनी टीम का लेकर जाए। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि सारे फैंस जो हैं वो ग्राउंड को भरेंगे और एक पैक्ड स्टेडियम में एक जबरदस्त मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक कंपेटिटिव मैच यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस मैच रिव्यू में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पोस्ट मैच एनालिसिस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी इस मैच रिव्यू में क्या राय है जरूर यहाँ पर बताइए। और लास्ट में प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको प्रेडिक्शन में यहाँ पर आप किसको कितना देना चाहेंगे, क्योंकि सारे कंडीशंस और सारी चर्चाएं अब हो चुकी हैं, अब वक्त आ गया है एक्शन का। तो प्रेडिक्शन में क्या लगता है? जरूर 52-48, 52 नेपाल और 48 नाइमीबिया। ऑब्वियसली क्योंकि अनफेमिलियर कंडीशंस हैं यहाँ पर, आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादातर प्लेयर जो है नाइमीबिया के वो यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट पे थोड़ा सा अनफेमिलियर ज़रूर है और बस इसी का बेनिफिट ऑफ डाउट है। वरना अगर आप यहाँ दौरा कर चुके होते तो फिर 50-50 का मामला होता, लेकिन नेपाल का होम ग्राउंड है, 52 ने जाता है, वो ज़्यादा वाकिफ है इस ग्राउंड से बजाय आपके। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि अगर ये एग्जैक्ट टीम एक बार यहाँ का दौरा कर जा चुकी होती तो यहाँ मामला 50-50% का होता, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली 52-48 यहाँ पर जाएगा नेपाल के फेवर में। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अपनी प्लेइंग 11 जो आपको लगता है वो भी जरूर बताइए। आप हमारी बात से अगर सहमत है मैच प्रीव्यू से कि नहीं ये सब चीजें बिल्कुल सही है, तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, पोस्ट, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, पोस्ट मैच एनालिसिस, बहुत कुछ कवरेज अगले लगातार 7-8 दिन तक सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में आपको लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।